हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड? ओके, तो इतनी रात में भी दो लोगों ने हमको ज्वाइन किया है। निकिता जी इज हियर एंड निधि जी इज हियर। आर यू गाइस रियली हियर और जस्ट ओपन करके गए? ओके, चलो कोई बात नहीं। ओके, सो ओके, एक इंसान तो यहाँ पर अवेलेबल है। लेट्स सी। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली दिस इज अ स्पेशल क्लास, और ये स्पेशल क्लास जो रखी गई है इसमें मैं आपको प्रीलिम्स से रिलेटेड ओके, निकिता इज हियर, थैंक यू। चलिए, तो इसमें हम बात करेंगे डिस्कशन ऑन एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020। सो ये बेसिकली एक सिलेबस बेस्ड डिस्कशन होगा। इसमें जस्ट हमको ये बात डिस्कस करनी है कि आखिर जो अगला प्रीलिम्स का एग्जाम है, ओके निधि, हाय हाउ आर यू? ओके, तो प्रीलिम्स का एग्जाम हमारा कैसा होगा और इसके लिए हमारे लिए क्या सही अप्रोच हो सकती है। ओके, तो इस क्लास में हम दो बातों की चर्चा करेंगे। एक तो हम चर्चा करेंगे आपके सिलेबस की, और दूसरा हम चर्चा करेंगे उसकी बुक लिस्ट की। ओके, दूसरा हम चर्चा करेंगे बुक लिस्ट की। ओ माय गॉड गाइस, रियली, आई मीन रियली, रात के 2 बजे सच्ची? नेहा, ज्योति, विवेक एंड संदीप एंड नीरज जी, अंजू, ट्विंकल, गरिमा जी। ओके, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग। दिस इज रियली एक्सपेक्टेड नहीं था। ओके, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। नहीं यार, मतलब बस नींद नहीं आ रही थी तो मैंने कहा स्पेशल क्लास खत्म कर लेते हैं तो। चलो बहुत बढ़िया। ओके, चलिए तो आप डिस्कशन कर लेते हैं, आप लोगों का डाउट क्लियर कर लेंगे अपन। बहुत बढ़िया। तो इसमें पहली बात तो हम सिलेबस की चर्चा करेंगे, और दूसरा हम बुक्स की चर्चा करेंगे। हम किताबों की बात करेंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। किताबों की बात करेंगे कि कौन सी बुक होनी चाहिए। ओके, अब पहली बात स्टार्ट करने से पहले जस्ट जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, छोटा सा काम कर दूंगा। ओके, डन। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, इसमें हमें दो बातों की बात करेंगे। देखो, प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, कि प्रीलिम्स आपका आने में, अब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो प्रीलिम्स आएगा वो जुलाई 2020 में आएगा। नाउ लिसन, अब इसके बीच में होता क्या है कि बहुत सारी न्यूज आती हैं, बहुत सारे अलग अलग चीजों से आपको जानकारी मिलती है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि एक हाई कोर्ट वाला इशू निकल करके आ गया है। तो हाईकोर्ट वाले इशू में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो यहाँ से एक वर्ड आता है डिले, और यहाँ से आती हैं अफवाहें। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे एग्जाम की तैयारी इफेक्ट होती है, और हम सब भी इसी न्यूज में बह करके चले जाते हैं। यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात ये याद रखनी है। रिमेंबर गाइस, फिर हर लेक्चर में यही बात बोलता हूँ, एग्जाम चाहे वो अगस्त में हो, हमें उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। आप अपना टारगेट बना के चलेंगे कि 1 जुलाई 2020 को मेरा प्रीलिम्स का एग्जाम है, मतलब है। ओके, अब एग्जाम चाहे जुलाई में हो चाहे अगस्त में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता दोस्त। लेकिन आपने ये टारगेट ले लेना है कि 30 जून को 2020 तक मेरा प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस कवर्ड होगा, साथ में उसका पूरा रिवीजन कवर्ड होगा। और 1 जुलाई को मैं तैयार रहूंगा कि अगर मेरा एग्जाम, कोई भी व्यक्ति आ जाए तो वो मेरा एग्जाम ले ले, तो हम उस एग्जाम को कवर अप कर सकते हैं। क्लियर? तो दिस इज समथिंग व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, कि 1 जुलाई का आप टारगेट ले लो, और 30 जून तक आपका सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। यस, करना ही है। तो ये चीज आपके दिमाग में आपको रखना, 30 जून तक आपका सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। कोई न्यूज नहीं, इसमें नहीं पढ़ना है कि एग्जाम आगे होगा या पीछे होगा। पहली बात तो ये दिमाग में रख लो। इसके बाद हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, और कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, इस चीज पे हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी पर बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, प्री और मेंस का कोर्स यहाँ पर चल रहा है। अब प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज भी है। 30 से ज्यादा एजुकेटर यहाँ पढ़ाते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। कोई क्वेरी है तो आप जिस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे 5 कोर्सेज यहाँ पर चलेंगे। एक इन्वायरमेंट, एथिक्स, इकोनॉमी,
इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये सारे हिंदी और इंग्लिश में होंगे। इनका आपको एक पीडीएफ भी मिलेगा। उसके अलावा मैं आपको इसका हैंड आउट भी प्रोवाइड कराऊंगा। हैंड आउट में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा जो भी है। सो अगर आप प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ट्रस्ट मी, आप ये कोड यूज कर सकते हैं SG लाइव और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू। ओके, दिस इज समथिंग व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। अब आगे बात करते हैं। बाकी आपको पता है 6300 का सब्सक्रिप्शन है, कोड यूज करोगे, ये सारी चीजें आप जानते हो। अब यहां से पहली बात हम स्टार्ट करते हैं कि 2020 का जो सिलेबस है उसमें चेंज आया है। जो 2020 का सिलेबस है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। अब चेंज क्या आया है, तो 2019 का जो सिलेबस था उसमें एक चीज डिफाइन नहीं थी, चीजें जो थी वो क्लियर नहीं थी। लेकिन 2020 के सिलेबस में चीजें क्या हुई हैं, डिफाइन कर दी है उन्होंने। हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। ओके, 19 का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो 19 का सिलेबस बहुत ब्लर दिखता है और बहुत चीजें क्लियर नहीं है। पर 20 के सिलेबस में वही चीजें आपको डिफाइन करके दी गई हैं, एक एक पॉइंट को उसमें समझाने का प्रयास किया गया है। ओके, श्योर श्योर, बिल्कुल सही। सो इस चीज को आपको याद रखना है। नमस्कार जी, नमस्कार। अब दूसरी बात यहां पर एक चीज मैं आपको और बता दूं कि देखो, जब भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो प्लीज कीप इट सिंपल। That is my very humble request. Keep it simple. Keep it simple. That is the most important part that I want to tell you कि जितना भी प्रिपरेशन, चाहे आप प्री का करें या मेंस का करें, उसकी तैयारी को बहुत सिंपल बना के रखिएगा। सिंपल बनाने का मतलब क्या है? जैसे अगर मैं आपसे सोर्स की बात करूं कि सर हमारे प्रीलिम्स के लिए पढ़ने के सोर्स क्या होने चाहिए, तो पहला सोर्स आपका जीएस का होगा, दूसरा सोर्स आपका एमपीजीके का होगा और तीसरा सोर्स आपका करंट अफेयर्स का होगा। किसका होगा? करंट अफेयर्स का होगा। जीएस के लिए आपको सिर्फ दो किताबें खरीदनी है, एक ल्यूसेंट की बुक लेनी है, दूसरा आपको घटना चक्र के ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। किसके ऑब्जेक्टिव लगाने हैं? घटना चक्र के ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। और तीसरा, मेरा यूट्यूब लेक्चर देखना है। यूट्यूब लेक्चर जो चल रहा है दैट विल बी सफिशियंट। यस, यूट्यूब लेक्चर जो मेरा वहां पर चल रहा है जीके जीएस वाला, ओके, एमपीपीएससी लेट्स क्रैक एमपीपीएससी वाले चैनल पे, तो वो आपको जीके जीएस का लेक्चर देखना है। एमपी के लिए दो चीजें आपको याद रखनी है, दो चीजें याद रखनी है। एक, आपको पुणेकर का बुक खरीदना है जीके का, और आपको पुणेकर का ऑब्जेक्टिव खरीदना है। पुणेकर का क्या खरीदना है? ऑब्जेक्टिव खरीदना है। ये काम। करंट अफेयर्स के लिए रोजगार निर्माण, रोजगार निर्माण, ओके। और दूसरी चीज आप इसमें क्या कर सकते हैं, अगेन, अगर आप रोजगार निर्माण नहीं पढ़ पा रहे हैं तो जो लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम पर जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहां पर आप मेरे वीडियोस भी देख सकते हैं। ओके, वहां पर आप मेरा वीकली वीडियो देख सकते हैं। बस, दैट्स इट। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए है प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए। प्रीलिम्स के लिए इतनी चीजें मोर देन सफिशिएंट होंगी। बस इतनी चीजें आप लेकर के रखिए, आपकी प्रीलिम्स की पूरी तैयारी हो जाएगी। ल्यूसेंट की बुक, घटना चक्र ऑब्जेक्टिव जो कि 8 पार्ट में आते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, आप लेट नहीं हुए, सही टाइम पर है। अनअकैडमी प्लस, हाय, इतनी रात में भी आप अवेलेबल हैं। चलिए, एमपी के लिए पुणेकर और पुणेकर के ऑब्जेक्टिव, और करंट अफेयर्स के लिए रोजगार निर्माण, और साथ ही साथ आप अगर चाहें तो मेरे वीडियो यहाँ पर रेफर कर सकते हैं। अब इतनी चीजों के अलावा आपको प्रीलिम्स में किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स रोजगार निर्माण से पढ़िएगा, मोर देन सफिशिएंट रहेगा। और इन सब के सबसे ज्यादा ध्यान देना है रिवीजन पर। किसे फोकस करना है? रिवीजन पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। दैट्स इट। तो ये हो गए आपके सोर्स। इन सोर्स के अलावा आपको बाहर नहीं जाना है किसी भी कंडीशन में। दीज आर योर फाइनल सोर्सेस, दैट्स इट। ओके, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। तो क्या क्या हो गया? लूसेंट की बुक हो गई, घटना चक्र की जो 8 ऑब्जेक्टिव बुक आती हैं, इतिहास का अलग आता है, यस बिल्कुल, रोजगार निर्माण वही बनने वाला, ठीक है। और आपकी एमपी के लिए पुणेकर की जीके की बुक और पुणेकर का ऑब्जेक्टिव, और करंट अफेयर्स के लिए रोजगार निर्माण। और अगर वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो जो वीकली में वीडियो बनाता हूँ संडे को, वो आप देख सकते हैं। ओके, और जीएस के लिए आप मेरी यूट्यूब वीडियो भी रेफर कर सकते हैं जो कि मैं जीके जीएस वाले चैप्टर में बना रहा हूँ। दैट्स इट, दीज आर योर फाइनल सोर्सेज। सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी इंक्लूडिंग कंप्यूटर। ओके, अब बात करते हैं सिलेबस की। अब ये बताओ, यहाँ तक कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम, यहाँ पे कोई समस्या है तो बताओ जल्दी से। नहीं है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब सिलेबस की बात कर लेते हैं, जरा सिलेबस की बात कर लेते हैं इसमें। अब पुणेकर की बुक फॉर एमपी सिलेबस में सबसे पहली जो हमारी यूनिट है, तो पहली यूनिट में हमको दिया गया है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, ये पॉइंट दिया गया है। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसमें देखो, अब देखो एक टॉपिक याद रखना कि 2020 के सिलेबस की सबसे खूबसूरत बात यही है दोस्त कि 2020 के सिलेबस में हर एक पॉइंट को डिफाइन किया गया है। तो अब आपको ये नहीं पूछना पड़ेगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, हर एक चीज को यहीं पर डिफाइन कर दिया गया है। नहीं, एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी नहीं है प्रीलिम्स के लिए, नो नीड। ओके, हर एक चीज को यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है कि क्या पूछा जाएगा और क्या नहीं पूछा जाएगा। जैसे जब आप पुणेकर की किताब में से मध्य प्रदेश पढ़ेंगे, एमपी पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और उसके राजवंश, मेजर इवेंट्स ऑफ मेजर इवेंट्स एंड मेजर डायनेस्टीज इन दी हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। मेंस के लिए आप एक ही बुक लीजिए, हिंदी ग्रंथ अकेडमी की बुक आती है, दैट इज द बेस्ट बुक फॉर एमपी मेंस। ठीक है, मेंस के लिए वो बुक सबसे अच्छी रहेगी। मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रमुख राजवंश, दैट्स इट, इतना ही आपको पढ़ना है। इतिहास आप पढ़ेंगे तो प्रमुख घटनाएं पढ़ेंगे और राजवंश पढ़ेंगे। फिर दूसरा टॉपिक वो आपको कह रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन द फ्रीडम मूवमेंट। अगेन यहां पर आपको एमपी की हिस्ट्री पढ़नी है, और एमपी की हिस्ट्री भी आपको किससे पढ़नी है, तो फ्रीडम मूवमेंट से आपको पढ़नी है। इससे मतलब आपको फ्रीडम मूवमेंट पढ़ना है बेसिकली। ओके, फ्रीडम मूवमेंट आपको पढ़ना है, ये चीज आपको याद रखनी है। फिर तीसरा मेजर आर्ट्स एंड स्कल्पचर ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कला। यस, ये प्री के लिए, पूरा वीडियो प्री के लिए। मेंस के लिए मैं कल वीडियो बनाऊंगा, या फिर अभी 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद वीडियो बना दूंगा, 4 बजे तक। ठीक है, आई एम ट्राइंग। मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कलाएं, अगला टॉपिक होगा मेजर आर्ट्स एंड स्कल्पचर ऑफ द मध्य प्रदेश। तो इसमें बेसिकली आपको आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ना है जो एमपी का है। इसके लिए सबसे अच्छी बुक तो पुणेकर की है, अगर पुणेकर से पढ़ रहे हैं। और अगर पुणेकर से आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो जो एमपी बोर्ड की एसएसटी वाली बुक है ना, तो उसमें 9th और 10th में काफी अच्छा दिया हुआ है, 9th और 10th की हिस्ट्री में दिया हुआ। तो आप चाहे तो एसएसटी की बुक पढ़ सकते हैं, एमपी बोर्ड की, वो भी काफी अच्छी बुक है। ओके, सो दैट वी कैन ऑल्सो यूज। फिर अगला जो पॉइंट है वो है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं बोलियां, मेजर ट्राइब्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ द एमपी। मेजर हिंदी ग्रंथ की बुक बेस्ट है, ज्योति जी बस इसके पास हो जाते हैं हम लोग। ओके, ज्यादा तो राधी हो जाती है। मेजर ट्राइब्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं बोलियां। तो ये वाला टॉपिक भी क्लियर है, ये आपको पुणेकर की बुक में अलग से मिल जाएगा, मेजर ट्राइब्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ एमपी। तो एक एक टॉपिक डिफाइन है यार, एक एक टॉपिक यहाँ पर डिफाइन कर दिया, ये पढ़ते जाना। फिर है मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं एवं लोक साहित्य। तो यहाँ पर 4 टॉपिक दे दिए, यहाँ पर 4 टॉपिक दे दिए। यहाँ पर एक दे दिया उसने त्योहार, एक दे दिया लोक संगीत, एक दे दिया लोक कलाएं और एक दे दिया लोक साहित्य। मेजर फेस्टिवल्स, फोक म्यूजिक, फोक आर्ट एंड फोक लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये 4 टॉपिक आपको ये कवर करने हैं। फिर अगला दिया गया है मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियां, इंपॉर्टेंट लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश एंड देयर लिटरेचर, लिटरेटर ऑफ मध्य प्रदेश एंड देयर लिटरेचर। 2 टॉपिक आपके ये हो गए। फिर अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल। तो धार्मिक और पर्यटन स्थल आपको देखना है, रिलीजियस एंड टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ एमपी आपको डिस्कस करना है। और आखिरी में प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, इंपॉर्टेंट ट्राइबल पर्सनालिटीज ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की जनजाति से, मध्य प्रदेश की ट्राइब से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, उनका डिस्कशन भी आपको यहाँ पर करना है। भदौरिया जी ने किताब अच्छी लिखी है पर काफी मोटी है कृति जी, तो मुझे लगता है दैट इज लाइक, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी ग्रंथ अकेडमी की बुक ज्यादा बेटर है। ओके, और इंग्लिश मीडियम के लिए स्नेहल त्रिपाठी ने काफी अच्छी बुक लिखी है, तो दैट इज गुड, स्नेहल त्रिपाठी जी की बुक। श्योर श्योर, बिल्कुल हो जाएगा,
नो प्रॉब्लम। ओके, डाउट क्लियर कर दीजिएगा। तो ये बात समझ में आ गई आपको एमपी की। तो एमपी के बस इतने टॉपिक आपको इतिहास, संस्कृति और साहित्य से कवर करने हैं। इज इट क्लियर? आगे चलें। पहला यूनिट क्लियर है? ऑल गुड गाइस, थैंक यू। और याद रखना इन सब के लिए आपको सोर्स क्या लिखना है। तो अगर आप सोर्स की बात करें तो वही मैं आपसे कहूंगा, सोर्स आप रखिएगा पुणेकर, पुणेकर की बुक। और अगर मेंस वाली बुक आपके पास हिंदी ग्रंथ अकेडमी है की है तो वो भी ओके है, हिंदी ग्रंथ अकेडमी की बुक भी आपके लिए ओके रहेगी। हाँ बिल्कुल सही, ओके। हिंदी ग्रंथ अकेडमी की, अदरवाइज पुणेकर इज बेस्ट, पुणेकर इज द बेस्ट बुक फॉर प्रीलिम्स। ये सारी चीजें उसमें कवर हो जाएंगी और बहुत शॉर्ट में दी हुई है, तो आपका काम इतना हो जाएगा। तो पुणेकर की एक ऑब्जेक्टिव और उसके साथ उसका जीके का बुक, दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो अगला टॉपिक यहाँ पर हमारे पास है कि भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो अब पहले टॉपिक में उसने हमसे मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य पूछा, और दूसरे टॉपिक में वो हमसे भारत का इतिहास पूछ रहा है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूछ रहा है। तो भारत के इतिहास में क्या क्या पूछ रहा है, ध्यान देना। तो उसने सबसे पहले तो पूछ लिया है प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं और उनकी प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्थाएं। ओके, मेजर फीचर्स, इवेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल एंड इकोनॉमिकल सिस्टम ऑफ एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री। तो ध्यान देना, उसने कहा है कि वो आपसे एंशियंट हिस्ट्री भी पूछेगा और वो आपसे मिडिवल हिस्ट्री भी पूछेगा। और इसमें क्या पूछेगा, तो एक तो उसकी विशेषताएं पूछेगा, फीचर्स पूछेगा। दूसरा प्रमुख घटनाएं, तो घटनाओं में क्या आते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट बैटल हो गया, जैसे पानीपत का बैटल हो गया, तराइन का बैटल हो गया, खानुआ का बैटल हो गया, चंदावर का बैटल हो गया। उससे पहले आप जाएंगे तो 1712 में सिंध अटैक हो गया। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी प्रमुख घटनाओं में। ओके, और उनका प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव। अब प्रशासनिक का अर्थ यहां पर यह होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे दीवान ए रसातल करके एक वर्ड हमको देखने के लिए मिलता है। ओके, तो इस प्रकार के, जैसे कि हमने देखा कि जब अलाउद्दीन खिलजी था, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। तो ये सारी चीजें हैं। फिर आपको उनकी सामाजिक व्यवस्था देखने के लिए मिलती है, सोशल स्ट्रक्चर की बात होती है। और सोशल स्ट्रक्चर में, सामाजिक व्यवस्था में बेसिकली आप क्या देखते हैं, आप ये स्टडी करते हैं कि वहां पर धर्म कैसा था, रिलीजन कैसा था, क्या वहां पर रिलीजन में टैक्सेशन वगैरह की बात भी आ जाती है, क्या सोसाइटी ओपन थी या नहीं थी, और समाज में किस तरह का ऊंच नीच, जात पात वगैरह हुआ करती थी। ये सारी चीजें आप स्टडी करते हैं। लेकिन प्रीलिम्स के लिए सवाल ऐसे तो आएंगे नहीं। तो प्रीलिम्स के लिए आपको पूछ लेगा कि, जैसे कि प्रीलिम्स के लिए आपको पूछ लेगा कि धर्म, मतलब कि अलग अलग सोर्सेज पूछ लेता है कि मनुस्मृति में क्या कहा गया था रिलीजन के बारे में, फिर किस वेद में पहली बार 4 वर्णों की बात की गई थी, ये सारी चीजें आपसे पूछ लेगा। मात्र सत्तात्मक समाज कहाँ पर था, ये सारी चीजें वहां पर आपसे पूछेगा। और आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिकल सिस्टम, तो आर्थिक व्यवस्था में क्या होता है, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी की फिर से मैं यहाँ पर बात करूंगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की माप की पैमाइश के लिए एक इकाई प्रारंभ की थी, लैंड के मेजरमेंट के लिए उसने एक यूनिट को स्टार्ट किया था, तो उसके बारे में पूछ लेगा। ठीक है, फिर दीवान ए मुस्तखराज, ये आर्थिक विभागों के लिए ही बनाया गया था, एक विभाग था। तो ये विभाग किसके लिए बनाया गया था, बाजार व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, शहना ए मंडी वगैरह क्या था। तो ये सारा आपका इकोनॉमी वाला पोर्शन हो जाता है। और यहाँ पर भी बता दूं कि एक प्रशासनिक शब्दावली और एक आर्थिक शब्दावली, दो महत्वपूर्ण चीजें बनती हैं। इकोनॉमिकल टर्म और एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर आपको कवर करनी है। ओके, आपका एक डाउट है नेहा जी, हमें सोर्स का बहुत लिमिटेड रखना है, ज्यादा ये तो बहुत दिक्कत होती है दादा। यस, बिल्कुल सही नेहा जी, आई क्लियर द डाउट्स। मेंस के लिए निर्माण आईएएस के नोट सफिशिएंट है। कीर्ति जी, मैंने मेंस के लिए निर्माण आईएएस के नोट्स देखे नहीं है, पर जहां तक मैंने सुना है दे आर सफिशिएंट। अरे थैंक यू नेहा जी, थैंक यू सो मच। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, सो कीर्ति जी, आई वंस चेक एंड आई टेल यू द रेफरेंस। ओके, बता दूंगा आपको।
बाकी अच्छे हैं, मैंने कई लोगों से सुना है, दे आर वेरी गुड, काफी अच्छे नोट्स हैं। ओके, चलिए। तो ये चीजें इसमें निकल करके आ जाएंगी। तो ये वाला बताओ, ये वाला पॉइंट क्लियर है? पहला वाला पॉइंट क्लियर है, मेजर फीचर्स, इवेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल एंड इकोनॉमिकल सिस्टम ऑफ एंशिएंट मिडिवल इंडिया। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन। अगेन देखिए, अगर आप प्री के लिए पढ़ रहे हैं तो लूसेंट इज सफिशिएंट, और अगर आप लूसेंट भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हिस्ट्री के लिए आप मेरे यूट्यूब लेक्चर देख सकते हैं, बिकॉज मैंने सारी चीजें कवर कर दी है उसमें। मैंने एनसीईआरटी कवर कर दी है, घटना चक्र कवर कर दी है, और लूसेंट कवर कर दिया है। ओके, तो दैट विल बी सफिशिएंट। तो आप मेरे यूट्यूब लेक्चर देख सकते हैं जो कि लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम पर डले हुए हैं। ओके, जीके जीएस के जो लेक्चर हैं, दैट विल बी, दे विल बी सफिशिएंट, वो सफिशिएंट रहेंगे, उससे कवर हो जाएगा। हाँ, जीके जीएस वाले लेक्चर से कवर हो जाएगा, बिकॉज काफी डेप्थ में पढ़ा है। अभी उसके मुश्किल से 20 वीडियो है, उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल डाउनलोड ज्वाइन कर सकते हैं, शुभम गुप्ता पीडीएफ। शुभम गुप्ता पीडीएफ, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा और वीडियो मिल जाएगा, दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी। क्लियर? अब इसके अलावा थैंक यू सो मच। ओके, 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन। अगला टॉपिक आपसे पूछा जाएगा, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन 19th एंड 20th सेंचुरी। तो यहाँ पर आपसे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन पूछे जाएंगे, सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन क्या क्या हुए। तो इसमें बेसिकली कहाँ के, 19वीं और 20वीं शताब्दी के। इसका मतलब लगभग 1800 से लेकर के आपसे 1900 तक के पूरे मूवमेंट पूछे जाएंगे। ओके, तो 1800 से 1900 तक के ये पूरे मूवमेंट आपको यहाँ पर याद रखना है। 1800 से 1900, सॉरी 2000 हो जाएगा। ओके, इतने मूवमेंट आपको याद रखना है, तो उसमें राजा राममोहन राय वगैरह ये सारी चीजें आ जाएंगी। और इसके बाद हिस्ट्री के अलावा उसमें ज्योग्राफी वगैरह के लेक्चर्स भी होंगे आगे। ओके, अगला आएगा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये वाला पॉइंट आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें आपको आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ना है, और इसके लिए बेस्ट सोर्स है आपका ल्यूसेंट या फिर घटना चक्र की ऑब्जेक्टिव बुक, इसके अलावा कहीं नहीं जाना है। फिर है स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। इसके लिए आप जो हमारा जो लूसेंट है, तो लूसेंट में जो पॉलिटी वाला पार्ट है, तो पॉलिटी वाले पार्ट में दिया हुआ है भारत का एकीकरण, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये आपका पॉलिटी वाले लूसेंट के पार्ट से कवर हो जाएगा। अगर आपके पास लक्ष्मीकांत है तो उसमें भी ये पॉइंट दिया हुआ, तो लक्ष्मीकांत से भी आप ये कवर कर सकते हैं। क्लियर? चलो तो भैया आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक को देखते हैं। तीसरा टॉपिक यहाँ पर है मध्य प्रदेश का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। तीसरा टॉपिक कौन सा है? मध्य प्रदेश का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। तो इसमें क्या क्या पूछेगा? तो इसमें मध्य प्रदेश के वन, वन उपज, वन्य जीव, नदियां, पर्वत और पर्वत श्रृंखलाएं, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वाइल्ड लाइफ, रिवर्स, माउंटेन्स एंड माउंटेन रेंजेस ऑफ द मध्य प्रदेश। तो बिल्कुल क्लियर कर दिया दोस्त कि वन के बारे में पूछेगा, वन उपज के बारे में पूछेगा, वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ के बारे में, रिवर्स के बारे में, माउंटेन्स के बारे में और माउंटेन रेंजेस के बारे में वो आपसे पूछेगा। तो ये प्रिटी क्लियर है यहाँ पर, और इनको जाकर के आप फिर से पुणेकर की पुस्तक से पढ़ सकते हैं, दे विल बी सफिशिएंट। मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में क्वेश्चन आएंगे, क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश आपसे पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन पूछे जाएंगे, नेचुरल एंड मिनरल रिसोर्सेस ऑफ मध्य प्रदेश। उसके बाद मध्य प्रदेश में परिवहन, ट्रांसपोर्ट इन एमपी, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं, मेजर इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स इन मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज इन दी मध्य प्रदेश। तो इतने टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे जब आप ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश पढ़ेंगे। सो लिसन,
फिर से बता रहा हूं कि देखो इंपॉर्टेंस क्या है सिलेबस का। सिलेबस का इंपॉर्टेंस यही होता है कि जो सिलेबस में आपको दिया गया है उसके हिसाब से आप चीजें पढ़ें, कुछ भी मत पढ़िएगा। तो अगर आपको पता है कि उसमें प्राकृतिक और खनिज संसाधन दिए गए हैं तो यही पढ़िएगा। यहाँ पर उद्योग वगैरह की बात अभी नहीं की गई है उसके द्वारा। क्लियर? वो देखेंगे इकोनॉमी वाले पार्ट में। तो मेक योर सेल्फ क्लियर कि आप वही टॉपिक पढ़ रहे हैं जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। वन हो गए, वन उपज हो गए, वन्य जीव हो गए, नदियां, पर्वत, यही टॉपिक आपको यहाँ पर स्टडी करना है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। फिर चौथा पॉइंट है भारत एवं विश्व का भूगोल। तो दोनों ज्योग्राफी आपसे पूछ रहा है, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। तो इसमें भौतिक भूगोल पूछा जाएगा, फिजिकल ज्योग्राफी पूछी जाएगी, और भौतिक भूगोल की विशेषताएं और प्राकृतिक प्रदेश, फिजिकल फीचर्स एंड नेचुरल रीजंस। दूसरा, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस, इसमें आपसे वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य, फॉरेस्ट, मिनरल रिसोर्सेस, वाटर, एग्रीकल्चर, वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, सफारीज। तो क्लियर है यार, यहाँ पर एक एक बात फिर से क्लियर है कि वन पूछेगा, खनिज के बारे में पूछेगा, वाटर, एग्रीकल्चर के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में, नेशनल सेंचुरीज के बारे में, और आपके बाद। और दूसरा, भौतिक भूगोल में क्या पूछ रहा है, भौतिक विशेषताएं और प्राकृतिक प्रदेश पूछ रहा है, फिजिकल फीचर्स एंड नेचुरल रीजन पूछ रहा है। फिजिकल फीचर का मतलब क्या होता है, तो भौतिक विशेषताओं में आपके पर्वत, पहाड़, ये सारी चीजें आती हैं। और इसी में आपको पढ़ना पड़ता है कि नदी के द्वारा कौन सी आकृति बनाई जाती है, हिमनद हिमनद के द्वारा कौन सी आकृति बनाई जाती है, मतलब कौन से लैंडफॉर्म्स बनाए जाते हैं, रिवर्स के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा, ये सारी बातें आपको यहाँ पर पढ़नी होती हैं। मेंस के लिए अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो दृष्टि के नोट्स काफी अच्छे हैं, वो मैंने देखे हुए हैं, और निर्माण के इसमें देख लूंगा एक बार। श्योर, बिल्कुल, मैं एक बार परमिशन ले लूंगा, मिल जाएगी तो जरूर मैं फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास वहां पर स्टार्ट कर दूंगा। अदरवाइज मैं प्लस पर तो करने वाला हूँ तो आने वाले समय में, पर वहां पर भी मैं ट्राई करता हूँ स्टार्ट करने का। श्योर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दिस। ओके, सोशल ज्योग्राफी। इसके बाद फिर अगला टॉपिक क्या है, सामाजिक भूगोल, सोशल ज्योग्राफी। तो सामाजिक भूगोल में जनसंख्या संबंधी, जनांकी, सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपसे सेंसस के बारे में पूछा जाएगा, जनसंख्या के बारे में पूछा जाएगा। तो सेंसस के बारे में पूरी चीजें आएंगी, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि, आयु, लिंग अनुपात, साक्षरता और आर्थिक गतिविधियां। क्या क्या आएगा, डेमोग्राफी पूछेगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ, एज, सेक्स रेशियो और लिटरेसी, इनके बारे में क्वेश्चन आएंगे। तो अगेन दिस इज पर्टिकुलरली डिफाइंड कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर अगला प्रश्न आएगा आर्थिक भूगोल के बारे में, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में। तो आर्थिक भूगोल में नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस, इंडस्ट्रीज, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसमें आपसे प्राकृतिक और मानवीय संसाधन, यहां पर वो आपसे उद्योग पूछ रहा है। तो एमपी के केस में उद्योग वहां पर नहीं पूछे गए हैं, यहाँ पर इंडिया के केस में पूछे गए हैं। और यातायात के साधन पूछे गए हैं, परिवहन पूछे गए हैं। फिर ये आ गया आपका स्टैटिक ज्योग्राफी का पार्ट। और स्टैटिक ज्योग्राफी में वो आपसे क्या क्या पूछ रहा है, पहला पॉइंट पूछ रहा है विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियां और पर्वत। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, ओशियन, रिवर्स, माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, इसके लिए बहुत डीप में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि जाकर के पूरा का पूरा महाद्वीप पढ़ करके आगे, उतना नहीं पढ़ना है। सिंपल सा काम आप ये करो कि इसके लिए आप जो लूसेंट की बुक है दैट विल बी सफिशिएंट। लूसेंट की बुक के अलावा साथ में आप घटना चक्र का तड़का लगा देना, दोनों चीजें कवर अप हो जाएंगी। दैट्स इट, उसके बाहर मत जाना, क्योंकि देखो ये चीजें बहुत ज्यादा वास्ट हैं। अगर आप महाद्वीप पढ़ने में लग जाओगे तो फिर सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो बहुत वास्ट हो जाएगा, तो यही कवर नहीं हो पाएगा। नदियां, पर्वत बहुत सारे हैं, तो सिंपल क्या करना, घटना चक्र को फॉलो करना। घटना चक्र में जितना दिया हुआ है उतना कंटेंट आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। ओके, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। फिर अगला है विश्व के प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड। अगेन ये भी बहुत वास्ट टॉपिक है, तो इसकी तैयारी भी सिंपल लूसेंट में जब आप महाद्वीप पढ़ेंगे तो उतना ही सफिशिएंट रहेगा। उससे बाहर पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर से बता रहा हूँ कि बहुत लेंदी हो जाएगा।
लेंदी बनाने का मतलब नहीं है, ऑलरेडी आपको बहुत चीजें पढ़ना है। और आखिरी में है परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। तो इसमें आपको सोलर एनर्जी वगैरह के बारे में पढ़ना पड़ता है। एनर्जी के बारे में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं कि सोलर अलायंस वगैरह बनाया गया था, इसके लिए जो स्कीम्स थी वहां से कुछ क्वेश्चन निकल करके आ सकते हैं। तो अब बताओ यहाँ पर कोई डाउट आपको, एनी प्रॉब्लम है? तो फिर आगे बढ़े, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? चलिए, थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हैं। अगला अगला है राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश। राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश। ओके, तो इसमें मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, जिसमें राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा और उच्च न्यायालय की बात की गई है। और मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगरीय प्रशासन व्यवस्था की बात की गई है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव असेंबली और हाई कोर्ट की बात की गई है। उसके अलावा थ्री टेयर सिस्टम ऑफ पंचायती राज और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है। तो बेसिकली आपको पॉलिटी का राज्यपाल यहाँ पर डिस्कस करना है, यहीं पर आपको मंत्रिमंडल पढ़ना है, विधानसभा पढ़ना है और उच्च न्यायालय पढ़ना है। तो ये इंडियन पॉलिटी का पार्ट है। तो इंडियन पॉलिटी का जो पार्ट हम 6 में पढ़ते हैं राज्यों के बारे में, भाग 5 में हम केंद्र के बारे में पढ़ते हैं, भाग 6 में हम राज्यों के बारे में पढ़ते हैं। तो राज्यों वाला जो राज्यपाल वाला पार्ट था, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, वो उन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो वो चाहे आप लक्ष्मीकांत से पढ़ें, चाहे आप यहाँ पर जाकर के पुणेकर की बुक से पढ़ें, आपको एक ही चीज मिलेगी, पर लक्ष्मीकांत में ज्यादा बेहतर कंटेंट आपको मिल जाएगा। राइट? नहीं, बस सोते हैं यार, ठीक है, रात में सो जाता हूँ थोड़ा सा रात में। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज, और ये आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। फिर अगला क्या है? राज्य की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश। तो इसमें आप मध्य प्रदेश की जनगणना और जनगणना, डेमोग्राफी एंड सेंसस ऑफ मध्य प्रदेश पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास पढ़ेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मध्य प्रदेश पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग पढ़ेंगे, मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ एमपी पढ़ेंगे, और मध्य प्रदेश की जातियां, अनुसूचित जातियां, जनजातियां एवं राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं आप पढ़ेंगे। तो इतने टॉपिक आपको यहाँ पर कवर करना पड़ेगा जब आप इकोनॉमी और पॉलिटी की बात करेंगे। अगेन दी सोर्सेस आर सेम, तो सोर्सेस के लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। छठवें टॉपिक पर चलते हैं, और छठवां टॉपिक है भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो दो टॉपिक को एक साथ मर्ज किया गया है, संविधान को और अर्थव्यवस्था के टॉपिक को यहाँ पर एक साथ मर्ज किया गया है। क्लियर? पहला टॉपिक इसमें है भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935। इस टॉपिक को यहाँ कवर किया गया है। दूसरा है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब देखिए, यहाँ पर सिलेबस में भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 को रखा गया है। तो इसके लिए आपको पुरानी चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1919 और 1935 का अधिनियम पढ़ लीजिए, वहां पर आपका काम बन जाएगा। फिर अगला टॉपिक है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इसके बाद संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद, यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट। फिर दिया गया है नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो ये सारी चीजें लक्ष्मीकांत या फिर लूसेंट की बुक से बहुत अच्छे से कवर अप हो सकती हैं। संविधान संशोधन दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय दिया गया है, अमेंडमेंट दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट आपको दिया गया है। इसके अलावा इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के सिर्फ दो टॉपिक यहाँ मेंशन किए गए हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार, आयात एवं निर्यात। इंडियन इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाला टॉपिक आपको दिया गया है। और वित्तीय संस्थाओं में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्लियरली डिफाइन किया है कि रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सेबी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनलाइज्ड बैंक, सिक्योरिटी, सेबी के बारे में,
स्टॉक एक्सचेंज और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछा जाएगा। तो अगेन इट इज क्लियरली डिफाइंड कि वो क्या क्या पूछने वाला है। रिजर्व बैंक के बारे में, राष्ट्रीयकृत बैंक के बारे में, सेबी के बारे में, एनएसई के बारे में, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के बारे में वो आपसे पूछेगा। ओके, फिर आते हैं सातवें टॉपिक पर, और सातवां टॉपिक है विज्ञान एवं पर्यावरण का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है सातवां टॉपिक। तो साइंस और टेक्नोलॉजी में इस बार क्या क्या पूछेगा, तो एक तो विज्ञान के मौलिक सिद्धांत पूछे जाएंगे, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस पूछे जाएंगे। अब मौलिक सिद्धांत जब आप पढ़ते हैं तो इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो वो बेसिक थ्योरी आती है जो कि 9th और 10th की एनसीईआरटी में दी हुई है। जैसे कि न्यूटन के लॉ यहाँ पर आ जाते हैं, आर्किमिडीज का थ्योरम यहाँ पर आ जाता है, कुछ बेसिक रिएक्शन जो हम पढ़ते हैं वो आ जाता है, जैसे पॉलिथीन वगैरह के बारे में जो हमने पढ़ा था, ये सारी चीजें। तो ये विज्ञान के मौलिक सिद्धांत हैं, दे आर दी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ दी साइंस, ये चीज आ जाती है। दूसरा यहाँ पर भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, उनकी उपलब्धियां, उपग्रह, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इंपॉर्टेंट इंडियन साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन, देयर अचीवमेंट्स, सैटेलाइट एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। नाउ रिमेंबर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पर वो आपसे वैज्ञानिक संस्थान पूछ रहा है, जैसे कि CSIR हो गया, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हो गया, ये चीज हो गई। उसके अलावा उनकी उपलब्धियां पूछ रहा है, ओके, तो CSIR की बहुत सारी उपलब्धियां हैं, तो ये आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसरो हो गया, इसरो की उपलब्धियां, DRDO हो गया, DRDO की उपलब्धियां, HAL हो गया, HAL जिसने तेजस बनाया था, इसकी उपलब्धियां, ओके। HAL के अलावा यहाँ पर आपका बार्क हो गया, तो बार्क की उपलब्धियां क्या हैं, ये सारे पॉइंट आपको मेंशन करने पड़ेंगे। फिर यहाँ पर उपग्रह पूछ रहा है, सैटेलाइट पूछ रहा है, और उसके अलावा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पूछ रहा है। यहाँ पर आपसे स्पेस टेक्नोलॉजी पूछ रहा है, और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आपको क्या डिफाइन करना है, तो इसमें जैसे हमारा सैटेलाइट हो गया, IRNSS हो गया, मार्स ऑर्बिटर मिशन हो गया, चंद्रयान मिशन हो गया, तो ये सारी चीजें यहाँ पर वो आपसे पूछेगा। इसके लिए आप ल्यूसेंट का सहारा लेंगे, और ल्यूसेंट के अलावा जो विजन IAS की ईयरली बुक आती है करंट अफेयर्स की, उसमें आप स्पेस वाला पार्ट डिस्कस कर लेंगे, साइंस टेक वाला पार्ट डिस्कस कर लेंगे, तो सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। तो एक तो ल्यूसेंट हो गया, और दूसरा विजन IAS का जो 365 मैगजीन आता है, तो उसमें साइंस टेक की जो मैगजीन आती है, उससे आपका ये पूरा काम हो जाएगा। फिर पर्यावरण और जैव विविधता वो आपसे पूछेगा। हाँ, एक छोटा सा कोर्स में ला रहा हूँ यूपीएससी के लिए, लेकिन वो उस चैनल पर ला रहा हूँ करंट अफेयर्स का। यस, बिल्कुल सही, करंट अफेयर्स का कोर्स लेकर के आ रहा हूँ मैं। एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, पर्यावरण और जैव विविधता के बारे में सवाल आएगा, तो यही टॉपिक मैं अभी प्लस पर पढ़ा रहा हूँ, प्लस पर यही टॉपिक चल रहा है, मेंस के लिए चल रहा है। तो पर्यावरण और जैव विविधता, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, जय हिंद जी जय हिंद, ठीक है, ये पूछेगा। पारिस्थितिकीय तंत्र के बारे में आएगा, इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में आएगा। इकोलॉजिकल सिस्टम में क्वेश्चन वही आएंगे, कार्बन साइकिल क्या है, वाटर साइकिल क्या है, नाइट्रोजन साइकिल क्या है, ओके, और निशे क्या होता है, ये सारी चीजें वहां पर पूछी जाएंगी। फिर अगला क्वेश्चन यहां से निकल करके आएगा, पोषण आहार एवं पोषक तत्व। यस, थोड़ा सा लेट हो गया आज। ओके, न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिएंट, तो पोषण आहार और पोषक तत्व पूछा जाएगा, बायोलॉजी का टॉपिक है, 12th क्लास की एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा, आखिरी के टॉपिक पढ़ लीजिएगा। ओके, आप ना नेहा जी वो पिक सेंड कर दीजिए, मैं उसको डाउट देख लूंगा, और फिर मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा वापस से, ठीक है, आप पिक सेंड कर दीजिए उसका जो भी है। अगला, मानव शरीर संरचना, बायोलॉजी का टॉपिक है, लूसेंट से कवर हो जाएगा, आराम से कवर हो जाएगा। ह्यूमन बॉडी, ओके, ह्यूमन बॉडी वहां से कवर हो जाएगा। नहीं, यहां मत कीजिए, आप मुझे व्हाट्सएप वगैरह पे कर दीजिएगा, टेलीग्राम पे कर दीजिएगा। ओके, अगला आ जाएगा कृषि उत्पाद तकनीक, अगला आ जाएगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी। फिर अगला टॉपिक है खाद्य प्रसंस्करण, ओके, तो फूड प्रोसेसिंग आ जाएगा, जिसमें वही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की पूरी प्रोसेस आप जानते हैं। फिर स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य कार्यक्रम, हेल्थ पॉलिसी एंड प्रोग्राम, और आखिरी में प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन, पॉल्यूशन, नेचुरल डिजास्टर्स एंड मैनेजमेंट, ये टॉपिक वहां पर निकल करके
आ जाएंगे। सो दे विल बी द मोर देन सफिशिएंट टॉपिक, और इस तरह से विज्ञान एवं पर्यावरण वाला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, तो इतना आपको हो जाएगा विज्ञान और पर्यावरण के लिए। फिर आते हैं 8वीं और 9वीं यूनिट पर। तो 8वीं यूनिट में दिया गया है अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, करंट इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स। तो इसमें पहला पूछेगा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं स्थान, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड प्लेसेस। ओके, नो प्रॉब्लम, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं नंबर दिया हुआ है स्टार्टिंग में। ओके, मेजर इवेंट्स महत्वपूर्ण घटनाएं, मेजर इवेंट्स महत्वपूर्ण घटनाएं। और अगला है भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं और पुरस्कार। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट इंस्टीट्यूशन, स्पोर्ट कॉम्पिटिशंस एंड अवार्ड्स ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर देखिए, इस पर बताया गया है कि एमपी और इंडिया के करंट अफेयर्स में भी क्या आएगा, तो खेल संस्थाएं आएंगी, खेल प्रतियोगिताएं आएंगी और पुरस्कार आएंगे। ओके, स्पोर्ट कॉम्पिटिशंस आएंगे, अवार्ड आएंगे और स्पोर्ट इंस्टीट्यूशन आएंगे। तो ये चीजें यहाँ पर 3 डिफाइन की गई हैं। तो ये आपका करंट अफेयर्स है। सोर्स क्या है, तो सिर्फ एक सोर्स है, रोजगार निर्माण, दैट्स इट। रोजगार निर्माण से बाहर आपको नहीं जाना है, आएगा तो उसी में से आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो इसके लिए आप मेरा वीकली जो यूट्यूब वाला वीडियो है, जो कि लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम पर हम डालते हैं, वो आप रेफर कर सकते हैं, दैट विल बी गुड। इसके बाद फिर 9वां हमारा आएगा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी। रोबोटिक्स के बारे में क्वेश्चन आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी के बारे में क्वेश्चन आ रहा है। तो जैसे आर्टिफिशियल ह्यूमन, पिछले क्लास में जो रोजगार निर्माण की क्लास थी उसमें डिस्कस किया था कि हमारे भारत के एक इंजीनियर हैं, तो उन्होंने नियोन नाम का एक आर्टिफिशियल ह्यूमन तैयार किया था। उसके अलावा व्योमित्रा नाम का हमने जो इसरो है उसने भी एक तैयार किया है, रोबोटिक्स उसने तैयार किया है। फिर ई गवर्नेंस के बारे में क्वेश्चन आएंगे, ई गवर्नेंस के बारे में, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में क्वेश्चन आएंगे, इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स। और ई कॉमर्स के बारे में क्वेश्चन आएंगे, यस व्योमित्रा, थैंक यू सो मच शिखा जी। और ई कॉमर्स के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। तो क्वेश्चंस आपको बता दिए गए कि टॉपिक कौन कौन से हैं, इन्हीं टॉपिक को आपको स्टडी करना है। आखिरी यूनिट 10वीं यूनिट। तो 10वीं यूनिट को बेसिकली जो मेंस का 2019 का सिलेबस था, तो उसमें ये सारी चीजें थी, तो वहां से इन्होंने फिल्टर करके इनको रखा हुआ है। अधिनियम को हटा दिया गया है, एक्ट वाली जो यूनिट थी उसे कंप्लीटली हटा दिया गया है और एक्ट के स्थान पर इन चीजों को जोड़ा गया है। राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक, ओके ये मैं करा दूंगा, ये बिल्कुल करा दूंगा मैं आप लोगों को। राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक और सांविधिक संस्थाएं, नेशनल एंड रीजनल दोनों पूछ रहा है भैया, नेशनल भी पूछ रहा है और रीजनल भी पूछ रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशन भी पूछ रहा है और स्टैट्यूटरी भी पूछ रहा है। राष्ट्रीय भी पूछ रहा है, प्रादेशिक भी पूछ रहा है, और साथ में संवैधानिक और सांविधिक दोनों प्रकार की संस्थाएं आपसे पूछी जा रही हैं। संवैधानिक संस्थाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऐसी बॉडीज होती हैं जिनका जिक्र संविधान में किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। लेकिन सांविधिक संस्थाएं, स्टैट्यूटरी बॉडी ऐसी बॉडीज होती हैं जो किसी कानून के द्वारा बनाई जाती हैं, जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसे एनजीटी एक्ट 2010 के द्वारा बनाया गया है। ओके, सीपीसीबी हो गया, वो वायु प्रदूषण अधिनियम के द्वारा काम करता है, जल प्रदूषण अधिनियम के द्वारा काम करता है। तो ऐसा कोई भी निकाय जो किसी कानून के द्वारा बनाया जाता है, वो ये सारी चीजें होती हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में सवाल है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये आप देख लो, ये तो कम से कम आपके संवैधानिक निकाय हो ही गए, कॉन्स्टिट्यूशन हो गए। उसके अलावा नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, ओके, नीति आयोग, ह्यूमन राइट कमीशन, विमेन कमीशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन,
ओके, इसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, शेड्यूल कास्ट, तो बेसिकली आर्टिकल 338, 338 ए और 338 बी, क्योंकि आपसे पिछड़ा वर्ग आयोग भी पूछा गया है, बैकवर्ड क्लास कमीशन भी पूछा गया है। सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, खाद्य संरक्षण आयोग, इंफॉर्मेशन कमीशन, विजिलेंस कमीशन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और फूड प्रिजर्वेशन कमीशन। तो ये आपके हो जाएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इस तरह से टोटल 10 यूनिट हमारी खत्म होती हैं। तो प्री में दोस्त टोटल 10 यूनिट आपको आएंगी। फिर से बता रहा हूं, एक ही ऑप्शन होता है एग्जाम में सिलेक्ट होने का, लिमिटेड सोर्सेस और उनका रिवीजन। तो सोर्सेस मैंने आपको बता दिए हैं। जीएस के लिए आप ल्यूसेंट की बुक रखिए, ओके। एमपी के लिए आप पुणेकर की बुक रखिए, और करंट अफेयर्स के लिए रोजगार निर्माण। देखो दोस्त, याद रखना, प्रीलिम्स की जो पढ़ाई होती है, इट इज ऑल अबाउट कि आपने रिवीजन कितना किया है, बिकॉज आपके पास बहुत सारे फैक्ट होते हैं और बहुत सारे फैक्टों को आपको याद रखना है। सो प्लीज रिमेंबर कि आपके पास एक क्लियर सिलेबस है 2020 में, क्लियर सिलेबस आपके सामने है। आपके पास अभी भी मार्च, अप्रैल, मई, जून, आपके पास टोटल 4 महीने का समय है। इन 4 महीनों में अगर आप सही तरीके से तैयारी करेंगे तो सारी चीजें आप अचीव कर सकते हैं और सारी चीजों को एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। सो प्लीज डू रिमेंबर कि ये सारी चीजें आप कर पाए और सारी चीजों को आप कवर कर पाए। रिमेंबर कि दिस इज ऑल अबाउट, फिर से कहूंगा, सोर्स को मेरे दोस्त लिमिटेड रखना और रिवीजन उनका बार बार करना। कोई भी डाउट अगर आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। अगर कोई भी आपको डाउट है प्रिपरेशन में तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर, तो आई हेल्प यू, मुझे मैसेज कर दीजिएगा। बाकी पढ़ाई अच्छे से कीजिए, लिमिटेड सोर्स रखिए और बार बार उनका रिवीजन कीजिए। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। और याद रखना, इट्स ऑल अबाउट सॉल्विंग ऑब्जेक्टिव। तो हमेशा क्या करना है, तरीका यही रहेगा कि जैसे आपने जीके का कोई टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए लूसेंट से आपने पढ़ा या फिर आपने मेरे यूट्यूब वीडियो से पढ़ा, तो उसके तुरंत बाद आप घटना चक्र के क्वेश्चन लगाएंगे, तुरंत बाद आप क्या करेंगे, घटना चक्र के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। पुणेकर से आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो पुणेकर से ऑब्जेक्टिव लगाइए तुरंत, ये टॉपिक आपको याद रखना है। अब मैं आपके डाउट ले लेता हूं। बिल्कुल, मेंस के लिए भी शिखा जी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, सो डोंट वरी, उसके लिए भी एक वीडियो बना रहा हूं अलग से। थैंक यू गाइस, थैंक यू। हाँ प्लीज बताइए। लास्ट का जो टॉपिक है नेहा जी, उसको सिंपल है, आप क्या करिए, लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिए। लक्ष्मीकांत में अलग से दिया गया है संवैधानिक निकाय, उससे पढ़ लीजिए, कवर हो जाएगा। ओके, चलिए। सो ऑल गुड गाइस, प्लीज अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, आप लोगों से वापस से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। और